स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस। हमने कल बच्चों आपको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस, जो रिलेटेड है पीडियाट्रिक से। सब्जेक्ट पीडियाट्रिक है, जीएनएम सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है। और इसको अदर क्लास के बच्चे जो अदर जीएनएम स्टूडेंट भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि उनको पता होना चाहिए ना कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और अल्कोलोसिस में क्या होता है। तो अदर क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस। तो बच्चों ये है रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस। अब बच्चों देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस में मेनली होता है क्या है। रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस अकर व्हेन देयर इज अ फुल इनआर्टियल PCO2। रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस कब होता है? जब फुल इनआर्टियल PCO2। PCO2 का मैंने कल बताया था फुल फॉर्म आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं, जो आर्टियल होता है, जो आर्टरीज होती हैं, उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इट यूजली डेवलप्स ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपरवेंटिलेशन हो सकता है। हाइपरवेंटिलेशन का मतलब होता है रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग या डीप एंड रैपिड ब्रीथ। मतलब जो मेनली जो पेशेंट है वो क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी क्या करने लगेगा, ब्रीथ लेने लगेगा बहुत जल्दी जल्दी, रैपिड मतलब जल्दी जल्दी, या फिर डीप मतलब बहुत गहरी गहरी सांस लेगा ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन इन केस ऑफ असिस्टेड वेंटिलेशन। अगर हम देखें हाइपर वेंटिलेशन अगर हो गया है, हाइपर वेंटिलेशन है बेबी को या फिर पेशेंट को, तो उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो असिस्ट वेंटिलेशन एंड साइकोजेनिक और हीमोजेनिक। अगर हम वेंटिलेशन को असिस्ट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, हमको साइकोजेनिक और हीमोजेनिक प्रॉब्लम्स जो हमको देखने को मिल सकती हैं। इन द सेंस साइकोजेनिक का मतलब होता है रिलेटेड टू CNS प्रॉब्लम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। और साथ में हीमोजेनिक का मतलब है रिलेटेड टू ब्लड से रिलेटेड भी हमको कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ डिसीजेस देखने को मिल सकती हैं। इट में डेवलप्स ड्यू टू इन CNS डिसऑर्डर। इसकी वजह से मे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे CNS डिसऑर्डर हो सकता है। CNS का फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। CCF हो सकता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है बेबी को। हिपैटिक रिलेटेड टू लीवर से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हिपैटिक से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड उसको डिसीजेज हो सकती हैं। इनसफिशिएंटी एंड सेप्टिसीमिया। इनसफिशिएंसी हो सकती है ब्लड की, और सेप्टिसीमिया हो सकता है। सेप्टिसीमिया का मतलब है इन्फेक्शन इनटू द ब्लड में इन्फेक्शन होने की भी चांसेस हो सकते हैं। CCF का फुल फॉर्म है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो मेनली ये प्रॉब्लम्स बच्चों में या फिर पेशेंट में देखने को मिल सकती है अगर उसको रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस हुआ होगा तो बच्चों ये थी डेफिनेशन। इसमें क्या था, पार्शियल प्रेशर जो था कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या हो रहा था, फुल हो रहा था किसमें, आर्टरीज में। तो बच्चों मूव ऑन करते हैं मैनेजमेंट की तरफ। अभी हम आपको यही बता रहे हैं कि रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस होता क्या और उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन इज डन बाय ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेस। हम कोई भी डिसीज़ देखते हैं, हम कोई भी डिसीज़ को अगर हमें ट्रीट करना है, उसका इलाज करना है, उसको मैनेज करना है, तो सबसे पहले हमें उसका कॉजेज़ पता होना चाहिए कि किस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे कि हम ये कंडीशन ले रहे हैं रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस, तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो आर्टरी में बढ़ क्यों रहा है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। इसका कारण जो है वो हमें पहले से मालूम होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, जो भी कंडीशन है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अंडरलाइंग कॉजेज़ बहुत सारे जो होते हैं अननोन भी होते हैं, तब भी क्या होता है, कॉजेज़ का पता हमें होना चाहिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी इज़ नॉट इंडिकेटेड। हमने बच्चों रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी जो है वो इंडिकेट किया था, उस पेशेंट को देना था। लेकिन इसमें क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड नहीं करनी है, या फिर ये थेरेपी जो है वो नहीं देनी है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीथिंग इनटू अ पेपर बैग। एक थर्ड पॉइंट है जिसमें क्या है, ब्रीथिंग इनटू अ पेपर बैग, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपर वेंटिलेशन को कम कर सकते हैं। जिसमें क्या है, हम आपको एक पिक्चर्स दिखाएंगे जो रिलेटेड टू मतलब ब्रीथिंग से है। इसमें क्या है, एक
ऐसे बच्चों ये देखो ऐसे है, ये पेपर बैग है, पेपर बैग बनाया है और उसके साथ में जो पेशेंट है उसको क्या कर रहा है, इसमें एक्सेल कर रहा है, मतलब इसके अंदर जो है वो अपना जो सांस है उसके अंदर डाल रहा है। एक तरफ से ये कह सकते हैं कि कोई पेपर बैग है उसको फुलाना है, ये एक सिंपल मेथड हम आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक पेपर बैग लेना है और उसको क्या करना है, फुलाना है। तो बच्चों ये था मेथड। तो पहले सबसे पहले देखते हैं, फिल द पेपर बैग विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय एक्सेलिंग इनटू इट। हमने उसमें दिखाया था, उसमें क्या करना है, जो पेपर बैग है उसको फिल करना है कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द एक्सेलिंग। मतलब क्या करना है, पेपर बैग में ही क्या करना है, सांस को अंदर भरना है, जो पेपर बैग है उसको सांस के द्वारा फुलाना है। उस मेथड को हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाय एक्सेलिंग इनटू इट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारी सांस है उसको उस पेपर बैग के अंदर डालना है। बच्चों याद रखना, एक्सेल करना है, इनहेल नहीं करना है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालनी है, बट जो सांस हम वो पेपर बैग में डाल रहे हैं उसको दोबारा से हमें उसको इनहेल नहीं करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस पेपर में निकाल रहे हैं उसके बाद इनहेल करेंगे। इनहेल का मतलब होता है अंदर की तरफ नहीं लेंगे, सिर्फ उसको एक्सेल करने, मतलब बाहर निकालेंगे पर अंदर की तरफ वो सांस नहीं लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ब्रीथ द एक्सेल एयर फ्रॉम द बैग बैक इनटू द लंग्स। उसके बाद क्या करना है कि जो हम लोग मतलब जो पेशेंट है जो ब्रेथ ले रहा है, एक्सेल कर रहा है, तो वो एक्सेल जो है वो बाहर तो निकालेगा, पेपर बैग में रखेगा, बैक इनटू द लंग्स। लेकिन उसको क्या करना है, लंग्स में बैक नहीं करना, मतलब इनहेल नहीं करना। सेम थिंग यहाँ पे बताई गई है कि ब्रेथ द एक्सेल, मतलब क्या करना, जो भी ड्यूरिंग जब हम वो कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें सांस नहीं लेनी है कि हम मतलब एक्सेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं सांस को, तो उसी दैट टाइम अगर हम इनहेल करने लगेंगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो अंदर चली जाएगी, तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो उस चीज़ को हमें अंदर नहीं लेना, बैक नहीं करना है लंग्स में, उसको सिर्फ हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। रिपीट दिस सेवरल टाइम्स, और इस प्रोसीजर को कई टाइम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो हाइपर वेंटिलेशन है, जो रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस है, वो मे बी क्या हो सकता है, ट्रीट हो सकता है, मे बी मतलब उस पेशेंट को राहत मिल सकती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, doing this several times can gives the body the carbon dioxide it needs and bring levels back up to where may should be. डूइंग दिस सेवरल टाइम्स, ये प्रोसीजर हम अगर कई टाइम मतलब कई बार करेंगे तो जो बॉडी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी के अंदर है जो, वो क्या करेगा, इट नीड्स टू ब्रिंग लेवल्स बैकअप। तो जिसकी वजह से हो सकता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो ब्रिंग अप हो सकता है, मतलब लौट सकता है या फिर कम हो सकता है, टू वेयर दे शुड बी, जो हम लोग कम करना चाहते हैं। मे बी इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही तो उससे बाहर निकालना है। मेनली इस पूरे प्रोसीजर या फिर इस पूरे मेथड का मतलब यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, बाहर निकालना है। उसके बाद दिस ऑफन कॉजेस फास्टर एंड डीपर ब्रीथिंग, मेकिंग थिंग्स वर्स, having a calm loved one provide reassurance could help get you breathing under control। क्या करना है, दिस ऑफन कॉजेस फास्टर। तो मे बी क्या हो सकता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहे होंगे तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, जो कॉज हो सकता है, कारण हो सकता है फास्टर एंड डीपर ब्रीथिंग, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ब्रीथिंग है वो बहुत जल्दी हो सकती है, बहुत गहरी हो सकती है। मेकिंग थिंग्स वॉस, जो भी क्या है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वॉस मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जो हम सोच नहीं सकते वो हो सकता है। मेकिंग थिंग्स जो हमारी थिंग्स है उसको क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, मतलब पेशेंट जो है इरिटेट हो सकता है। तो हैविंग अ काम लव्ड एंड प्रोवाइड रेजोरेंस, क्या करना है, तो उस टाइम पे जो ये प्रोसीजर कर रहा है, जो इस चीज़ को कर रहा है, उसको क्या करना है, लव्ड, हैविंग अ काम एंड लव्ड, मतलब क्या, उसको शांत रखना है पेशेंट को और उसको दिखाना है कि हाँ हम सब तुम्हें प्यार करते हैं, उसको लव्ड, उसको प्यार दिखाना है। प्रोवाइड रेजोरेंस कुड हेल्प यू ब्रीथिंग अंडर कंट्रोल, रेजोरेंस वगैरह प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से मे बी क्या हो सकता है, ब्रीथिंग जो है वो कंट्रोल हो सकती है, अंडर कंट्रोल में आ सकती है, मतलब अंदर में आ सकती है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि कॉजेज हो सकता है, ब्रीथिंग जो है फास्टर हो सकती है, डीप हो सकती है, तो उसको हमें जो पेशेंट है उसको काम रखना है, मतलब शांत रखना है, लव्ड वन करना है और उसको रेजोरेंस प्रोवाइड कराना है,
ताकि वो ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सके, क्योंकि ब्रीथिंग को क्या करना है, उस पेपर बैग में कंट्रोल करना है, ये नहीं कि उसको इनहेल करना है। तो उस चीज़ को पेशेंट को हमें क्लियरली समझाना है। बच्चों लास्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्ट ऑक्सीजन इनटेक इनटू द लंग्स। उसके बाद सेम चीज़, ऑक्सीजन वगैरह जो है उसको इनहेल नहीं करना है, लंग्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है। टू डू दिस ट्राई ब्रीथिंग वाइल पुशिंग द लिप्स और ब्रीथिंग थ्रू वन नॉस्ट्रिल। उसके बाद क्या करना है, जब हम ये कर रहे होंगे तो उस टाइम पे क्या करना है, पुशिंग द लिप्स को जो है वो पेपर बैग के अंदर पुश करेंगे, ब्रीथ वन नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल्स वगैरह से हमें क्या करना है, ब्रीथ लेना, सांस लेना है। तो बच्चों ऐसे करके हम इस चीज़ को, और एज अ नर्स हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। और मेनली वाइटल साइंस वगैरह हमको चेक करके देखना, PCO2 जो है उसको चेक करना है, ऑक्सीमीटर वगैरह जो है हम उसको लगा के जो है PCO2 वगैरह चेक करेंगे। उसको हम हाइपर वेंटिलेशन है तो उसको हम मतलब मेनली वो क्या बोलते हैं, पोजीशन मेंटेन करनी है हमको, सुपाइन पोजीशन वगैरह देना है। हाइपर वेंटिलेटेड एलिवेटेड पोजीशन हमें उसको नहीं देना है, जिसकी वजह से क्या हो सके, उसको ब्रीथिंग लेने में दिक्कत हो सके। तो उसको नॉर्मल पोजीशन जिसमें वो कंफर्टेबल हो, उसको वो पोजीशन प्रोवाइड करानी है। साथ में उसको क्या करना है, काम एंड क्विट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है हॉस्पिटल में। और ये सारी चीज़ें हम लोग मेनली देख सकते हैं एज अ नर्स। जो भी मेडिसिन वगैरह अगर प्रिस्क्राइब की गई हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स टू द पेशेंट, तो उसको हमें देना है पेशेंट को। और उसका वाइटल साइंस मतलब PCO2 जो है हमें वो चेक करते रहना है कि कितने हद तक ये सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इसको सारे बच्चे जो हैं वो रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए है, अदर्स जनम्स के लिए नॉलेज के लिए भी है, पता कर सकते हैं कि क्या एल्कोलोसिस क्या होता है, एसिडोसिस क्या होता है और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।